Hello friends, I welcome you all on India's largest learning platform अनअकैडमी। अनअकैडमी के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। अनअकैडमी के मंच पे हम आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजस्थान 360 अनअकैडमी का नया चैनल जिस पे हम आरपीएससी के तमाम एग्जाम्स को फोकस करेंगे। इनिशियल टारगेट हमारा आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ की वैकेंसी है जिसकी तारीख आपकी 20 सितंबर रखी गई है। उसके बाद हम आरएएस पे भी उतना ही फोकस करेंगे पूरे साल भर। राजस्थान 360 अनअकैडमी का नया चैनल, जैसा कि आप जानते हैं 22 जुलाई से हमने यहाँ पे नया कोर्स एक इनिशिएट किया है डेडिकेशन के साथ में, डेडिकेटली फॉर आरपीएससी एसीएफ। इनिशियल हम एसीएफ पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम फोकस करेंगे आपका आरएएस वैकेंसी पे पूरे साल भर। इस कड़ी में जो हम 22 जुलाई से चला रहे हैं, यहाँ पे तमाम लेक्चर्स मेरे साथ में वरुण जी और संतोष जी भी आपकी क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स की। आने वाले कुछ दिनों में आप यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस भी देखेंगे इन्वायरमेंट के लिए मेरी तरफ से, और कुछ टॉपिक्स जीके के लिए भी मैं यहाँ पे क्विजेस और लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा इस चैनल पे। तो एक छोटा सा परिचय मेरा मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परस्यू किया, 2013 में गेट क्वालिफाई किया, उसके बेसिस पे आए दी सिविल सर्विसेज में 16 और 17 लगातार 2 बार क्वालिफाई किया। जो उसका अनुभव है वो मैं आपको इस मंच के माध्यम से शेयर करने का पूरा कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन पे बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। टैरी के साथ छोटा सा काम किया है, वो भी मैं आपसे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल एक उसके बारे में नॉलेज दूंगा। 5 साल का टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग आरएएस। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी के मंच पे जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट, यहाँ पे क्लासेस जो है वो आपकी लाइव रहती हैं। क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन रहता है, एंगेजिंग सेशन रहता है। रियल टाइम मैनर में अपने डाउट्स कमेंट्स के द्वारा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे स्टूडेंट पूछ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात हो, चाहे आरएएस की बात हो, कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। तीसरी बात, क्विजेस और टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस को समय समय पे इवेल्युएट करने में मदद मिलेगी। हर 5-6 सेशन के बाद में एक टेस्ट होता है जिसमें उस टॉपिक्स जो पढ़ाए गए हैं उस अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे, उससे संबंधित सवाल दिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस को आपको इवेल्युएट करने में एक अच्छा, एक तरह से बेंचमार्क का काम करेगा। अनलिमिटेड असेस, किसी भी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी देख सकते हैं अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे। जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास अटेंड करें, यहाँ पे जो लेक्चर्स रहते हैं वो लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो आरपीएससी कोर्स को लेके जो फी रखी गई है वो एक अहम मुद्दा होता है किसी भी कैंडिडेट का कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कि आखिर में फीस क्या है। 2 साल का जो कोर्स है उसकी फीस आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मात्र 8,400 रुपये है। उसमें भी आप 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड NAV10 यूज करने से, जो आपकी फी हो जाएगी 2 साल की 7560। उसी प्रकार आपकी 1 साल की 12 महीने की फीस है 7,000 रुपये। उसमें मेरा कोड NAV10 यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपकी 1 साल की फी रहेगी 6,300 रुपये। ध्यान दें, इस फी के अंदर ना सिर्फ एसीएफ, आप सारे एग्जाम आरपीएससी के, आरएएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लेक्चर्स भी, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उसके लेक्चर्स भी, तो सारे के सारे एज ए होल लेक्चर्स आरपीएससी के और आरएसएमएमबी के इस सिंगल फी में आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ साथ और फैकल्टीज के वीडियो भी प्लस कोर्स पे असेस कर सकते हैं। इस फी को, जो ये फी है, इसको आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। पर मंथ जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी 1 साल की कोर्स की, वो NAV10 कोड यूज करने के बाद पड़ेगी लगभग 550 रुपए। और 2 साल की जो आपकी फीस आएगी वो मेरा कोड NAV10 यूज करने का पड़ेगी आपको लगभग 350 रुपए। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस फीस को पे किया जा सकता है एज इंस्टॉलमेंट EMI बेसिस पे। तो जो एसीएफ एफआरओ के एग्जाम की तारीख है, जैसा कि हम जानते हैं 23 जून को आरपीएससी ने एग्जाम की तारीख घोषित करी थी। उसके अनुसार एसीएफ एंड एफआरओ का जो एग्जाम है वो आपका 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच शेड्यूल्ड किया गया है।
हर दिन में 2 पेपर होंगे क्योंकि 14 ऑप्शनल पेपर है। अभी तक जो आरपीएससी का जो स्ट्रक्चर रहा है, अभी तक जो आरपीएससी ने एग्ज़ाम करवाए हैं, वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसने आपका वेटरनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया है। उसके अलावा लेक्चरर स्कूल एग्ज़ाम, संस्कृत शिक्षा 4 तारीख से 7 तारीख ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा चुका है। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट 11 तारीख को शेड्यूल्ड है। ये इसके भी एडमिट कार्ड इश्यू हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे मास्क पहन के एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि जिस रफ्तार से वो एग्जाम करवा रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सारे एग्जाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर, इवोल्यूशन ऑफिसर, डिप्टी कमांडेंट, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर और एसीएफ एंड एफआरओ की वैकेंसी जो है इन सब के एग्जाम जो है समय सीमा में तय सीमा में कंडक्ट करवाए जाएंगे जब तक कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत कोविड पेंडेमिक की वजह से क्रिएट नहीं हो जाए। हालांकि अभी भी कोविड की वजह से दिक्कतें हैं, लेकिन कब तक एग्जाम को रोका जाए इस बात पे यूपीएससी भी जो है आपका 6 सितंबर को 6 सितंबर को एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्री की परीक्षा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने भी तय किया कि अपना एग्जाम करवाएगा और काफी उम्मीद है कि आपका जो सारे एग्जाम्स हैं वो समय सीमा पे हो, बशर्ते कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाले समय में ना हो जाए। तो जो आपका अनअकैडमी का प्लस कोर्स है वहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंटरेक्टिव सेशन रहता है, उसमें रियल टाइम मैंने स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछते हैं और जो एजुकेटर है वहाँ पे उनको रिप्लाई करते हैं। तो बेसिकली एक ओवरऑल इंटरेक्टिव सेशन है, फ्रूटफुल एक्टिविटी है, कमेंट के द्वारा स्टूडेंट अपने डाउट एजुकेटर से पूछते हैं। जहाँ तक एसीएफ एफआरओ की बात है तो 11 तारीख से एक स्पेशल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं मेरी तरफ से। इन्वायरमेंट की यूनिट 10 फर्स्ट फेज मई में, सेकंड जून में, थर्ड जुलाई में, फोर्थ फेज आपका जो आएगा वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट नंबर 10, जिसपे हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। 11 अगस्त से ये शेड्यूल होगा, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन यूनिट्स के अलावा जो है वो मैं आपको कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कुछ एक ब्रीफ में भी पिक्चर क्लियर करूंगा इस आने वाले समय में। ध्यान दें कि ये जो आपका जो अगस्त में हमने शेड्यूल किया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके बाद कुछ वीडियोस हम स्पेशल क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जनरल स्टडी के भी कंडक्ट करवाएंगे। और जहां तक आपकी आरएस की बात है तो आरएस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए पूरे साल भर जो कोर्स चलेगा आपका इकोनॉमिक्स का, आर्ट एंड कल्चर का, वो हम पूरा शेड्यूल वे में ऑर्गेनाइज करेंगे इस भर्ती के बाद में। मेरा कोड NAV10 यूज करने से आपको यहाँ फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा विषय इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो करंट अफेयर से भी एसोसिएट रहती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हर टॉपिक, हर करंट अफेयर के सेक्शन का लिंक थ्योरी कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से भी है। अगर आप करंट अफेयर के किसी मुद्दे को करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में तो आपको उसके कन्वेंशनल, उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा विषय जो है वो है आज का 10 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट्स आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस में तो है ही, जनरल स्टडी के करंट अफेयर में भी इससे क्वेश्चन आज समय समय पे आते रहे, खास तौर पे यूपीएससी की प्री एग्जाम में। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है और अभी रिसेंट में जो आपका भारत में 10 न्यू साइट्स, 10 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको भारत के अंदर अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो हमारे देश में रामसर साइट्स की जो नंबर है वो 27 से बढ़ के 37 हो गया है। इनिशियल 27 नंबर था, ये बढ़कर आपका 37 हो चुका है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन में 10 न्यू साइट ऐड की है, इन 10 साइट्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एक बेसिक चीज कि जो रामसर साइट है वो किससे डील करती है, वेटलैंड से ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखिए वेटलैंड क्या है, लैंड एरिया कवर्ड बाय वाटर इधर टेम्परली, सीजनली और परमानेंटली। ऐसा लैंड एरिया जो कि पानी से हमेशा कवर्ड रहता है, या तो टेम्परली हो, सीजनली भी हो सकता है, परमानेंटली। इसके कई एग्जाम्पल्स है, मार्श, फैंड, ईटलैंड, ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इसकी पहचान है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है आपका वेटलैंड। इट प्लेज ए की रोल इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल के एरिया में भी, क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर सप्लाई, प्रोवाइडिंग फूड, फाइबर एंड रॉ मटेरियल्स। वेटलैंड ऐसा एरिया है जो ना सिर्फ फ्लड कंट्रोल, ना सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर सप्लाई, उसके अलावा इट प्रोवाइड्स फाइबर एज वेल एज रॉ मटेरियल। इसकी सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा है। वेटलैंड जो है सपोर्ट करता है लैक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तमाम जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे कि राजस्थान भरतपुर साइड के अंदर आप जानते हैं, जो हमारा क्रेन है, डिफरेंट जो आपके बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होने के साथ में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं हर साल दूसरे देशों से, ठंडे इलाकों से यहाँ पे विंटर के जो मंथ में आते हैं और इन पर्टिकुलर वेटलैंड्स में आके उनकी ब्रीडिंग साइट्स आप देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट करता है ए नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को फ्रॉम कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे भरतपुर के अंदर जो हमारा कोलोडो नेशनल पार्क है। उसके अलावा इन समर्स अपार्ट फ्रॉम मैनग्रोव्स दैट प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन एंड फिल्टर पॉल्यूटेंट, जो मैनग्रोव है वो भी वेटलैंड की श्रेणी में आता है। वो ना सिर्फ कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है, सुनामी से प्रोटेक्शन में भी मैनग्रोव का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा वो पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। मैनग्रोव्स वो भी वेटलैंड के दायरे में आता है। जो वेटलैंड का नंबर है वो भारत में अभी 10 बढ़ने के बाद में 37 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। इसरो ने 2011 के अंदर एक नेशनल वेटलैंड एटलस प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस से लगातार सर्विलेंस मॉनिटरिंग कर रहा है इसरो, और एक नेशनल वेटलैंड एटलस जो है वो प्रिपेयर किया जा चुका है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ये टोटल जो हमारे रामसर साइट्स हैं जिसमें कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑफ वेटलैंड्स हैं, उसके लिए उसकी सर्विलेंस मॉनिटरिंग करना समय समय पे बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, टोटल वेटलैंड यदि बात करें, टोटल वेटलैंड की बात करें, सिर्फ रामसर साइट्स की बात नहीं है, टोटल वेटलैंड्स जो भारत में है, इट कंप्राइजेस अराउंड 4.63% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के जो टोटल जो एरिया है, आपका टेरिटोरियल एरिया है, उसका 4.63% कंप्राइज करता है वेटलैंड। एरिया वाइज भी इसकी सिग्निफिकेंस को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कई एक्टिविटीज वेटलैंड्स में प्रोहिबिटेड है, एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। किसी इंडस्ट्री को आप सेटअप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके अलावा आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वहां पे हैं उनको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट डंपिंग अलाउ नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, सिटीज, टाउन, विलेजेस, ह्यूमन सेटलमेंट, तमाम पोल्यूटेड प्रोडक्ट का इनका डिस्चार्ज, अनट्रीटेड वेस्ट, ये भी यहाँ पे आप इस जगह पे नहीं कर सकते हैं। पोचिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट नेचर एक्सेप्ट फॉर बोर्ड जेटीज विद इन 15 मीटर्स, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। परमानेंट नेचर का जो कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो मीन फ्लड जो लेवल है, वो जो पास्ट के 10 साल में जो ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्वेशन आई है, उसको दायरे में रखते हुए किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए यहाँ से कि प्रोहिबिटेड, ये वेटलैंड चूंकि सिग्निफिकेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सरकारी स्तर पे तो है ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्विलेंस होता है क्योंकि रामसर साइट्स तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। तो ये आपका एनक्रोचमेंट, इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंशन, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन, विलेजेस, पोचिंग और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन परमानेंट नेचर का वो यहाँ पे अलाउ नहीं है 50 मीटर के दायरे में। बहुत सी साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट साइट्स को ये हिंदू ने हाईलाइट किया था, जैसे कि चिल्का लेक उड़ीसा, देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है भारत की। ये जो आपकी चिल्का लेक उड़ीसा है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो कोस्टल बेल्ट अप्लाई करेगी उसमें सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, सांबर साइट राजस्थान में, सेलाइन बॉडी सांबा लेक राजस्थान में, रामसर साइट में आती है। डीपर बील असम, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, नाल सरोवर गुजरात, हरिका पंजाब, रुद्र सागर त्रिपुरा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश।
तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे आप इनको नोट कर सकते हैं। अब ये संख्या जो है आपकी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भारत में बढ़ के हुए 37। तो पहला पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जो सीधा सीधा आपको याद रखना वो ये है, यदि पूछे आपसे एग्जाम में कि नंबर्स पूछे आपसे वेटलैंड कितने हैं भारत के अंदर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रामसर साइट्स के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 37। 27 से बढ़ के 37 हो चुका है। जो 10 न्यू साइट्स बनी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है, इनसे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। सबसे पहली साइट आपकी नंदूर मदामेश्वर। नंदूर मदामेश्वर फर्स्ट रामसर साइट महाराष्ट्र के अंदर पहली जो है रामसर साइट के तहत क्लासिफाई किया गया है नंदूर मदामेश्वर को। उसके अलावा पंजाब में 3 साइट्स ऐड हुई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, केशवपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 रामसर साइट्स पंजाब में ऐड हुई हैं। इससे पहले पंजाब में 3 साइट्स थी, टोटल पंजाब में इन 3 को जोड़ के अब 6 साइट्स हो चुकी है। केशवपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ देखिए आप उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर 6 साइट ऐड हुई हैं। उनके नाम क्या है? नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, संदी और सरसाई नावर। तो ये जो 6 साइट्स हैं ये रामसर साइट ये ऐड हुई हैं आपकी यूपी में। तो एक साइट पहले से थी, टोटल 6 प्लस 1 7 साइट रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो ये 6 आपकी उत्तर प्रदेश में, 3 पंजाब में और 1 महाराष्ट्र में, टोटल मिला के 10 रामसर साइट जो है वो भारत में अभी जस्ट रिसेंट का ये अपना मुद्दा है, 2019 में खबर आई थी कि ये ऐड कर दी गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले लेते हैं। पहला आपका नंदूर मदामेश्वर, महाराष्ट्र में पहली रामसर साइट, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो नंदूर मदामेश्वर वेटलैंड जो है ये बेसिकली कहाँ पे है? इट लाइज और फॉर्म बाय शैलो बैकवाटर्स ऑफ नंदूर मदमेश्वर डैम। नंदूर मदमेश्वर जो डैम है उसका जो बैक वाटर्स है, शैलो बैक वाटर, डैम के पीछे जो जो बैक वाटर शैलो बैक वाटर्स है, वहां पे वेटलैंड लाई करता है। इसको महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहते हैं। बर्ड्स की साइड है, यहाँ पे नोट कर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और ये जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बर्ड्स के हिसाब से। तो ये जो आपका बेल्ट है नंदूर मदमेश्वर, ये डैम जो है उसके बैक वाटर्स में ये आपका वेटलैंड लाई करता है। इसको महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहा जाता है। 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर नंदूर मदमेश्वर सेंचुरी है जो 1986 में फॉर्म की गई थी। इसको अब जाके आपका स्टेटस मिला है रामसर साइट का। चूंकि ये जो आपका, जब किसी भी साइट को रामसार के तहत क्लासिफाई किया जाता है, कुछ 9 पैरामीटर्स हैं उनके। उन पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर इस तरह के हैं, थ्रेटन्ड स्पीसीज कितनी है बर्ड्स की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितना है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि क्या वो जो एरिया है वो 1% ऑफ टोटल बर्ड्स को, पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता है। तो टोटल 9-10 क्राइटेरिया, 9 क्राइटेरिया से मेन है जिसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं। तो काफी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था नंदूर मदमेश्वर साइट। पहली बात, यहाँ पे थ्रेटन्ड प्लांट्स लाइक इंडियन सैंडलवुड, थ्रेटन्ड बर्ड्स लाइक इंडियन स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, कॉमन पोचार्ड, ब्रिस्टल ग्रास बर्ड, वुली नेक्ड स्टॉक, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और इजिप्टियन वल्चर। ये जो संकटग्रस्त बर्ड्स हैं, इंडियन स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, पोचार्ड, ग्रास बर्ड, वुली नेक्ड स्टॉक, व्हाइट रैम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और इजिप्टियन वल्चर, ये इस एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये इसको बेसिकली ये इनको कंटेन करता है। उसके अलावा एक थ्रेटन्ड फिश है, एंडेंजर्ड फिश है, दियोलली मिनू। ये जो दियोलली मिनू जो फिश है, इसको भी इस वेटलैंड में पाई जाती है। मैमल लेपर्ड, लेपर्ड मैमल भी यहाँ पे इसके आसपास के जो बेल्ट है यहाँ पे या ग्रासेस में, यहाँ आपको लेपर्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थ्रेटन्ड फिश, मिनो फिश, वल्चर,
और इंडियन सैंडलवुड, ये थ्रेटेड स्पीसीज जो मिल रही हैं, ये इस एरिया को इम्पोर्टेंट बनाती है। तो ये याद रखिए, महाराष्ट्र की पहली साइट नंदुर मधमेश्वर, जो कि डैम है, उसके बैक वाटर्स में वेटलैंड ये पाया जाता है। फिर आपका सेकंड जो है वो है समन बर्ड सेंचुरी, मैनपुरी यूपी। मैनपुरी यूपी के अंदर समन बर्ड सेंचुरी को भी रामसर बेट के तहत क्लासिफाई किया गया है। ये क्या है बेसिकली? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक है आपका, जो रिवर्स जब फ्लो करती है तो मेंडस बनाती है, हम जानते हैं। तो बीच में वहां पे जब डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन की वजह से एक पोर्शन उसका रिवर का, तो सेपरेट सेगमेंटेड पोर्शन को ऑक्सबो लेक कहते हैं। गंगा के फ्लड प्लेन में ये सीजनल ऑक्सबो लेक है, मैनपुर यूपी में समन बर्ड सेंचुरी। दिस सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए विंटरिंग साइट फॉर मैनी माइग्रेंट्स। तमाम माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट साइट है। जैसे कि एक एग्जांपल है ग्रे लेग गूस। ग्रे लेग गूस साइट जो बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड, वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है इन बर्ड्स की, वो विंटर में यहाँ पाई जाती है। 1% से ज्यादा पॉपुलेशन साउथ एशिया की बात करेंगे तो विंटर पाई जाती है। तो ये क्राइटेरिया भी होता है जब किसी उसमें अपन नाम सा साइट को डिसाइड करते हैं कि टोटल जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है या जो स्पीसीज है वहां पे, वो 1% से ज्यादा है या नहीं है। तो ये इसको भी सेटिस्फाई करता है। 1% से ज्यादा यहाँ पे साउथ एशियन पॉपुलेशन ग्रिलेग गूस की यहाँ पे आपको विंटर के मंथ्स में दिख जाएगी। उसके अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी उन्नाव यूपी में रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। शैलो मार्शलैंड एरिया है। मानसून जो है वो इस डाइवर्स वेटलैंड को फीड करता है सारडा कैनाल की वजह से, जहाँ पे इस वाटर जो है यहाँ पे फीडिंग फीडिंग सोर्स है इसका। हाईली इन्वेसिव कॉमन वाटर आइनित, जो कि जो एक आपका तो थ्रेट पोज करती है, थ्रेट को पोज करती है स्पीसीज के लिए। उसके अलावा रिमूवल ऑफ टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कई बातें सामने आई। पहली बात तो इन्वेसिव स्पीसीज जब किसी एरिया में आती है, वेटलैंड की बात हो या किसी इकोसिस्टम की बात हो, तो वो कुछ इन उस एरिया की जो स्पीसीज हैं उनके लिए थ्रेट पोज कर सकती है। तो जो वाटर हाइनीता ये एक थ्रेट पोज कर रही है उस पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर। उसके अलावा जो टिम्बर है फॉरेस्ट का, वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए उनको लगातार रिमूव किया जा रहा है। तो ये एरिया भी बेसिकली कुछ थ्रेटेंड बन गया है फॉर स्पीसीज। इट इज नोन टू होस्ट साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेटरी बर्ड जो है, वो यहाँ विंटर में आके रेस्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा राजस्थान है भरतपुर में, उसी प्रकार यहाँ पर भी दिस प्लेस नवाबगंज बर्ड सेंचुरी known to host Siberian crane among migratory birds that rest here during winter month। कोल्ड साइबेरिया, बहुत कम टेम्परेचर, जीरो से भी नेगेटिव टेम्परेचर वहां पे चले जाता है। उस ठंडे क्लाइमेट में बर्ड्स अडप्ट करने के लिए इन जगहों पे आते हैं, लो लैटिट्यूड एरिया में आते हैं, ताकि वो सरवाइव कर पाए विंटर मंथ्स के अंदर। तो ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव यूपी, जिसका सारडा कैनाल से जो जो वाटर है, मानसून वाटर वहां से फीडिंग हो रही है, शैलो मार्शलैंड एरिया है, ये भी डिक्लेयर किया गया रामसर वेटलैंड साइट के तहत। उसके अलावा समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली यूपी में, ये भी एक लो लैंड मार्शी एरिया। इंडो गैंगटिक प्लेन, उत्तर प्रदेश के इंडो गैंगटिक प्लेन के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो आपका लोलैंड मार्च एरिया है, सिक्स लेक से कनेक्टेड है, जहां से इसको फीडिंग वाटर मिलता है। दिस सेंचुरी हार्बर्स थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज द एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर। इजिप्टियन वल्चर जो कि एंडेंजर्ड जो आपका कैटेगरी में आता है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। पलास फिश ईगल, जो फिश ईगल है जिसकी शेप उस पलास फिश जैसी होती है, वो भी आपको इस पर्टिकुलर वेटलैंड सेंचुरी में मिलेगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्राइटेरिया जब डिसाइड करते हैं रामसर साइट है या नहीं है, उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, वो 1% से एक्सीड होनी चाहिए। मतलब पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन फिगर है वो आपका अच्छा खासा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउथ एशियन पॉपुलेशन की बात करेंगे, वनरेबल कॉमन पोचार्ड की,
तो वो 1% से पूरे साउथ एशिया में 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगी। एक टॉल ग्रास सरपत, एक टॉल ग्रास सरपत, वो भी यहाँ पे आपको हर स्पॉट पे दिख जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके 9 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे रामसर साइट में आना है या नहीं आना है वो डिसाइड किया जाता है। ये फीचर्स यहाँ पाए जा रहे हैं समसपुर बर्ड सेंचुरी, रायबरेली, यूपी में। देखिए संधी बर्ड सेंचुरी हरदोई यूपी, उत्तर प्रदेश में हरदोई संधी बर्ड सेंचुरी, इसको भी आपका इस रामसर साइट के तहत क्लासिफाई किया गया है। एक फ्रेश वाटर मार्शी एरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह डेजिग्नेट किया है। संडी बर्ड सेंचुरी हरदोई यूपी के अंदर, इसका एंशियंट जो नेम है वो दाहर झील, दाहर झील के नाम से भी जाना जाता है। सो और एक जो आपका रिवर गारा है जिसको गौर गौर गंगा भी मतलब कहते हैं, वो बेसिकली इस सेंचुरी से पास होती है। तो ये आप याद रखिए बेसिकली कि ये जो संडी बर्ड सेंचुरी है दाहर झील के नाम से भी मशहूर है। इम्पोर्टेंट बर्ड लाइफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उसने इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया है। और इट इज ऑल्सो होम टू 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑफ कॉमन टील, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एंड फेरोगिनियस डक, while vulnerable Sarus crane has a population of 200 individual plus within this century। इस एरिया के अंदर भी 1% से ज्यादा साउथ एशियन पॉपुलेशन की बात करेंगे, कॉमन टील, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, प्रेगुनियस डक, सरस क्रेन, इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जिस बेसिस पे इसको रामसर साइट के तहत क्लासिफाई किया गया है। उसके अलावा एक और आपकी उत्तर प्रदेश की पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये भी आपका वेटलैंड के तहत क्लासिफाई किया। परमानेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एरिया, फ्रेश वाटर एरिया है। यहाँ पे 2 ऑक्सबो लेक आपको दिख जाएगी। These are rain-fed lakes in a deep natural depression in the Gangtik Plain। जो आपका इंडो गैक्टिंग प्लेन है उसमें डीप नेचुरल डिप्रेशन एरिया है ये आपका पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी का। This sanctuary is a refuge, is a home for some of the India's threatened vulture species। जो critically endangered vulture की प्रजातियां हैं, species हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर, ये भी इनका रिफ्यूज या होम, ये सेंचुरीज का होम है। तो ऐसी प्रजातियां जो कि एंडेंजर्ड थ्रेटन्ड है, साथ में पॉपुलेशन बर्ड्स की 1% से ज्यादा है और कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो इन बेसिस पे वो रामसर की साइड डिसाइड होती है। तो यहाँ पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी यूपी में वो फैक्टर्स आपके मिल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट एरिया और इसको रामसर साइट के तहत क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद सरसई नावर झील, सरसई नावर झील, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश में सरसई नावर झील, ये भी इंटो गैंगटिक फ्लड प्लेन उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो आपका जो फीडिंग है वाटर की, precipitation from the southwest monsoonal rainfall। It is an example of cohabitation of human and wildlife। यहाँ पे आपको एक तरह से एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। फार्मिंग प्रैक्टिस भी होगी। उसके अलावा आप यह देखेंगे जो वाटर बर्ड हैबिटेट वो भी साथ में आपको दिखेगी। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्लस वाटर बर्ड हैबिटेट्स दोनों की वजह से ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का एक इंपॉर्टेंट कोहैबिटेट एरिया है। यहाँ पे आपका वनरेबल सरस क्रेन, वनरेबल सरस क्रेन, वो बेसिकली इसका होम है इस पर्टिकुलर सरसाई नावर झील का, विद ए पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल। 400 की अप्रॉक्स पॉपुलेशन है वनरेबल सरस क्रेन की, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके अलावा कुछ और थ्रेटेंड स्पीसीज जिसमें खास तौर पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड एंडेंजर्ड वुली नेक्ड स्टॉक, ये प्रजातियां भी आपको वुली नेक स्टॉक और व्हाइट रम्ड वल्चर वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये एरिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सरसई नावर झील, इटावा उत्तर प्रदेश, जो कि आपका वेटलैंड है ऑफ इंडो गैंगटिक फ्लड प्लेन। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में अपना बियास कंजर्वेशन एरिया,
जैसा कि आप जानते हो ब्यास रिवर जो कि एक मेजर रिवर है पंजाब के अंदर, ये जो आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो तहत इसके तहत आपका कवर किया गया है, उसका टोटल जो स्ट्रेच है 185 किलोमीटर उसका स्ट्रेच है। दिस रिवर इज डॉटेड विद आइलैंड, सैंड बार्स एंड ब्रेडेड चैनल। ये रिवर जो है आइलैंड, सैंड बार और ब्रेडेड चैनल के लिए मशहूर है। उसके अलावा ये सपोर्ट करती है एक सब्सटेंशियल बायोडाइवर्सिटी को। तमाम स्पीसीज की जो आप देखेंगे सब्सटेंशियल लेवल बायोडाइवर्सिटी वहां पे यहाँ पे ऑब्जर्व की जाएगी, सपोर्ट करती है। ये रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन, भारत के अंदर बात करेंगे तो एक ऐसा एरिया जहां पे आपको इंडस रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन मिल जाएगा। वैसा कौन सा रिजर्व है आपका? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। क्योंकि जो जो डॉल्फिन जो गंगा में मिलती है वो इंडस ओरिजिन की नहीं है। यहाँ पे इंडस जो रिवर की डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन, वो प्रजाति आपको जो कि एंडेंजर्ड है वो आपको यहाँ इस रिजर्व में, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में मिलेगी। इट इज द ओनली एरिया दैट होस्ट दिस पॉपुलेशन। फर्दर थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूड एंडेंजर्ड मशीर, हॉग डियर मिलेगा आपको यहाँ पे, वनरेबल स्मूथ कोटेड ऑटर, ये प्रजाति भी आपको स्मूथ कोटेड ऑटर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है जिसमें हम ये फोकस कर रहे हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, जो घड़ियाल आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, चंबल में मिलता है घड़ियाल, एक प्रोग्राम यहाँ पे भी लाया गया है इनको री इंट्रोड्यूस करने का ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एरिया है पंजाब में। ब्यास रिवर जो कि आप जानते हैं कि जो इंडस की एक सहायक नदी है, और इंडस रिवर डॉल्फिन जो एंडेंजर प्रजाति है उसकी ये एकमात्र जगह है जहां पे उसकी नॉन पॉपुलेशन भारत में पाई जाती है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में एक और रामसर साइट के तहत नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ पंजाब, पंजाब के शिवालिक फुटहिल्स में, शिवालिक जो कि लोअर हिमालय उसके फुटहिल्स में, हाईली इको सेंसिटिव साइट। It occupies a man-made reservoir constructed as a part of Bhagra Nangal project on Satluj River. ये जो आपका नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बेसिकली ह्यूमन मेड रिजर्वायर मान सकते हो आप, जो कि भागरा नांगल डैम जो सतलुज रिवर पे 1961 में क्रिएट किया गया था, तो ये इसको ऑक्युपाई करता है। दिस साइट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एज इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो 1954 में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जो बात की गई थी वो इसी साइट पे, इसके पास यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील सिद्धांत के बाद इंडियन एंड प्राइम चाइनीज प्राइम मिनिस्टर 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, वो साइट फॉर्मलाइज जो है वो यहाँ पे होती है। तो दिस साइट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। उसके अलावा केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, पंजाब में एक और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। मैंने आपको ऑलरेडी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो कम्युनिटी रिजर्व अलग होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। यहाँ बात की जा रही है केशवपुर मियानी, पंजाब में साइट है जो कम्युनिटी रिजर्व के तहत रामसर साइट में क्लासिफाई किया गया है। यह एरिया आपका नेचुरल मार्श, एक्वाकल्चर पॉन्ड, एग्रीकल्चर वेटलैंड, इसका एक समूह है, मेंटेन बाय द एनुअल रेनफॉल रन ऑफ, इसकी फीडिंग जो है वो बारिश से हो रही है। उसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है वो मेन सोर्स है। इट इज हैविली ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन ने इसको बहुत हद तक काफी इन्फ्लुएंस किया है, एंड इंक्लूड ए सीरीज ऑफ मैनेज्ड फिश पॉन्ड एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। आपको यहाँ पे लोटस, चेस्टनट जैसी क्रॉप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो एरिया है हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। दिस साइट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइज यूज ऑफ ए कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड। ये बेहतरीन एग्जांपल है कम्युनिटी ने, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने कैसे एक वेटलैंड का वाइज यूज किया है जिससे उसकी बायोडाइवर्सिटी तो मेंटेन है ही, साथ साथ जो लोकल रिक्वायरमेंट के लिए फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड का, वो उसके वाइज यूज का, जहाँ पे आप देखेंगे कि फूड तो मिल ही रहा है फॉर लोकल कम्युनिटी, बट बायोडाइवर्सिटी लोकल लेवल पे पूरी तरह से मेंटेन्ड है। ये पर्टिकुलर एरिया भी, यहाँ पे भी थ्रेटेड स्पीसीज दिख जाएंगी आपको, इंक्लूड वनरेबल कॉमन पोचार्ड एंड एंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, एंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, वनरेबल कॉमन पोचार्ड, ये स्पीसीज भी इस पर्टिकुलर थ्रेटेड स्पीसीज
यहाँ पे देखने को मिलेगी केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व में। तो ये भी रामसर के तहत क्लासिफाई किया गया है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इन 10 में से कौन सी साइट है जिसको रिसेंट में आपका अभी रामसर के तहत क्लासिफाई किया गया है, जिसकी वजह से भारत में संख्या 27 से बढ़ के 37 तक पहुंच गई है। तो ये आपका जो हमने बात करा, भारत के अंदर 10 नई रामसर साइट जो आई है। रामसर साइट आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस में मेंशन भी है। तो आप उसमें 10 साइट को और ऐड करिए, और इन 10 साइट के नाम के साथ में बेसिक कुछ बातें हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, कौन से लेक पे है, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड स्पीसीज जो यहाँ पाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आपके करंट अफेयर में सवाल आने की बहुत संभावना, ना सिर्फ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बल्कि जीके के पोर्शन में भी सवाल आ सकता है। 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP14 UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है आपका डेजर्टिफिकेशन पे जो आपका कन्वेंशन है UNCCD का, उसकी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 14th कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये पहला मौका है जब भारत ने UNCCD की COP को यहाँ पे होस्ट किया है। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम UNCCD जो कि आपका डेजर्टिफिकेशन पे यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, पहली बार उसकी COP भारत में होस्ट की गई है। उसके साथ में ये भी देखिए कि इससे पहले आपका चाइना था। 2 साल तक चाइना प्रेसिडेंट रहा। कन्वेंशन वहां पे हुआ था जिसमें 17 में वहां पे इस इवेंट को होस्ट किया गया था। अब आपका 2019 में UNCCD का जो आपका एक कन्वेंशन 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भारत में न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। एक बेसिक सी बात, 1994 में UNCCD एस्टेब्लिश हुआ है। ये कन्वेंशन जो आपका डेजर्टिफिकेशन पे बेस्ड है यूनाइटेड नेशन का, इट इज द ओनली सोल लीगली एनफोर्सेबल, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो UNCCD का कन्वेंशन है सोल एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को आपस में कनेक्ट किया गया है फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को आपस में कनेक्ट किया गया है ताकि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो सके और डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को से निजात पाया जा सके। दिस कन्वेंशन एड्रेसेस, इस कन्वेंशन के आप देखेंगे एरिड, सेमी एरिड, ड्राई सबह्यूमिड एरियाज, जो ड्राई लैंड है बेसिकली एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया, ड्राई सबह्यूमिड एरिया, जो आपके ड्राई लैंड्स है। ये कन्वेंशन उन सब एरियाज को अपने उन सब एरिया में बात करता है डेजर्टिफिकेशन के लिए। उन सब एरियाज में इसमें डिस्कशन किया जाता है इस कन्वेंशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वनरेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि ये जो सेमी एरिड एरिया है, एरिया राजस्थान का भी आप जानते हैं, एरिड सेमी एरिड काफी हद तक 61% एरिया उसमें आता है। ड्राई सबह्यूमिड एरिया, ड्राईलैंड एरिया, तो ये जो एरियाज हैं वनरेबल इकोसिस्टम यहाँ पे मिलेंगे आपको, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये डेजर्टिफिकेशन का कन्वेंशन है, रियो कन्वेंशन 1992 में रियो कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। उसमें तीन बातों पे, तीन जो बेसिकली अपनी चीजें हुई थी। पहला आपका UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, और उसके बाद UNCCD जो कि आपका कन्वेंशन है ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीन, UNFCC, CBD और UNCCD, इन तीनों कन्वेंशन 1992 में रियो कन्वेंशन जो हुआ है उसके तहत ये आते हैं। तो रियो कन्वेंशन सिर्फ आपका UNFCC पे बेस्ड नहीं है, रियो कन्वेंशन के अंदर CBD और UNCCD ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, जिसके बाद आप देखेंगे 1994 में UNCCD को जो एस्टेब्लिश किया गया। एक करंट का टॉपिक ये भी है कि UNCCD का 2018 से 2030, 18 से 30 तक का UNCCD का एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट है। ग्लोबल लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये कमिटमेंट की बात करता है टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी।
18 से 30 का जो 12 साल का समय है यूएनसीसीडी का, वहां पे एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसका ग्लोबल कमिटमेंट है कि आपको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी तक पहुंचना है। लैंड डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाना नहीं है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पे की गई है। तो ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जिसका कॉम्प्रिहेंसिव कमिटमेंट गोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूएनसीसीडी 14 सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भारत नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बात हुई, क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन है, वो आपको याद रखना है। पहली बात, टोटल 30 से ज्यादा 30+ डिसीजन लिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क की बात की गई है। पहला ये, हाउ टू इम्प्लीमेंट 4 थीमेटिक पॉलिसी फ्रेमवर्क एड्रेसिंग ड्राउट, जेंडर, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे 4 थीमेटिक पॉलिसीज को, जिसमें कि ड्राउट को साथ में लेके चलना है, जेंडर इश्यूज को लेके चलना है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, इन सबको लेके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की गई, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें कि आपके ड्रॉट की समस्या, जेंडर रिलेटेड इशू, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, इन चारों को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत रख के इन इश्यूज को एड्रेस करना। उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट, DLDD, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट, इसको आप ध्यान में रख के पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे। और वो कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, बिकॉज दीज एरिया, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट, दीज आर द मेजर फैक्टर फॉर माइग्रेशन के लिए बहुत मेजर फैक्टर है। आप जानते हैं राजस्थान के अंदर ये समस्या है, इससे लाइवलीहुड का लॉस होता है, वाटर की स्केर्सिटी, एग्रीकल्चर जो है वो हो नहीं पाएगा। तो तमाम समस्याएं हैं डेजर्टिफिकेशन की, लैंड डिग्रेडेशन की और ड्राउट की, इनको ध्यान में रखे पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये सीओपी, दिस सीओपी ऑल्सो एग्री टू इंक्लूड लैंड टेन्योर एज ए न्यू थीमेटिक एरिया। लैंड टेन्योर वाली बात को भी एज ए न्यू थीमेटिक एरिया इस कन्वेंशन के तहत कवर्ड किया गया है। तो 30+ डिसीजन आए हैं। मेजर बात जो की गई है वो यहाँ पे DLDD, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट संबंधी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन, साथ में लैंड टेन्योर को भी इस कन्वेंशन में शामिल किया गया फोकस्ड एरिया के तौर पे, डिसीजन लेने के तौर पे। तो आपका जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया, जो इस कन्वेंशन के बाद में जो डिक्लेरेशन के तहत कई बातें की गई, उन दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर क्या बातें हैं, क्या चीजों को अडॉप्ट किया गया है। पहली बात, इस डिक्लेरेशन में पार्टीज ने एक्सप्रेस किया है कमिटमेंट कई इश्यूज को लेके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जेंडर को लेके, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लेके, एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उसमें, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, इसको बात को रख के भी इस डिक्लेरेशन में जिक्र किया गया है, और रिकवरी ऑफ 5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया बाय 2030। 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो आपका डिग्रेड हो चुका है, डिग्रेड लैंड की कैटेगरी में आता है, उसको रिकवर्ड करना है भारत के अंदर बाय 2030। उसके अलावा दिस डिक्लेरेशन रेज द लैंड टू बी रिस्टोर्ड इन इंडिया टू 26 मिलियन हेक्टर्स। आपका जो लैंड है उसको आपको रीस्टोर करना है, 26 मिलियन हेक्टर, 26 मिलियन हेक्टर लैंड को आपको रेस करके रिस्टोर करना है भारत के अंदर, ये बात भी यहाँ पे रखी गई है। तो ये कुछ एरिया 5 मिलियन हेक्टर्स को आपको, जो डिग्रेड हो चुका है उसको आपको यहाँ पे वापस रिकवर्ड करना है 2030 तक। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात, ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इनिशिएटिव साउथ कोरिया ने इनिशिएटिव को लिया था, और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म दैट विल फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन। साउथ कोरिया का इनिशिएटिव था जिसको इंप्लीमेंट करने की बात डायरेक्ट डिक्लेरेशन में की गई है। ये पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या है, इट प्रोवाइड्स ए प्रैक्टिकल, एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने की बात करता है, जिसमें कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन, तमाम देश, तमाम संस्थान वो इंटर कोलैबोरेट करें, और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को, जो ऑब्जेक्टिव को साकार कर, जो उसके ऑब्जेक्टिव को साकार करने में अपना प्रयास करें। उसके अलावा न्यूट्रलिटी इन क्रॉस बॉर्डर पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जो कि क्रॉस बॉर्डर पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, ऐसे एरियाज में भी आपके लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को जो टारगेट अचीव करने की बात पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव में की गई है।
जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई थी, उसके बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। ऐसे एरियाज़ में भी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पे की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है साउथ कोरिया को, जिसकी बात दिल्ली डिक्लेरेशन में की गई है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है जो डेकेड है आपका, वो भी नोट कीजिए। इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे 2021 से 2030, 21 से 30 का 10 साल का पीरियड, यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, उस पे भी एम्फेसिस किया गया। उस बात पे भी इस डेक्लेरेशन में एम्फेसिस किया गया। यूनाइटेड नेशन ने डेकेड घोषित किया है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बिटवीन 2021 टू 2030। उस पे अच्छा खासा एम्फेसिस दिया गया इस दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। ये जो आपका यूनाइटेड नेशन का डेकेड है, इट कमिट्स टू अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच टू लैंड रिस्टोरेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन का आपका जो ये डेकेड है, ये बात करता है इंटीग्रेटेड मैनर में बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच के साथ में लैंड रिस्टोरेशन की, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखिए कि 21 से 30 साल 10 साल का समय यूनाइटेड नेशन जो का डेकेड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, जिसमें कमिटमेंट किया गया है एक बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच के साथ में लैंड रिस्टोरेशन की, वो बात भी यहाँ पे डेरिवेशन में की गई है। तो ये कुछ मेन बातें। पहली बात तो लैंड की रिकवरी, 5 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड लैंड, उसको 2030 तक आपको रिकवर करना है। दूसरी बात, आपको वो लैंड जो कि रिस्टोर करना है इंडिया में, उसके बढ़ाकर आपको 26 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट रख दिया गया है। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव के जो चीजें उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, साउथ कोरिया का ये इनिशिएटिव था, जिसमें कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्रॉस बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट क्रॉस बॉर्डर एरिया है, जो क्रॉस बॉर्डर जहाँ पे कि आपके कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही है, वॉर रहा है, तमाम समस्याएं रही है, अब वो कन्फ्लिक्ट हटने के बाद में ऐसे एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के टारगेट को अचीव करने के बाद पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव के तहत साउथ कोरिया ने कदम लेड किया था, उसकी बात डेलिब्रेशन में की गई है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 वाला समय, उसको भी एम्फेसाइज किया गया है, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच टू लैंड रिस्टोरेशन साइंटिफिक एविडेंस के साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कमिटमेंट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टेक अवेज है फ्रॉम दिस दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 14th COP। तो आपका जो ये अडॉप्शन किया गया 14 COP का, इसमें जो कंट्रीज हैं, पार्टीज हैं, उन्होंने एग्री किया टू मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 बाय मतलब 2030 तक का, 2030 तक का समय, इस 2030 तक के समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, उसका टारगेट ये भी है कि आपको वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को अचीव करना है। जो एसडीएन गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स हैं, उसमें एक टारगेट ये भी है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को 2030 तक अचीव करना है। तो ये बात इस डिक्लेरेशन में भी कही गई, और पार्ट जो कंट्रीज हैं या जो पार्टीज हैं जो इसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने एग्री किया कि हाँ, एक नेशनल टारगेट फॉर एक्शन बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030, सब कंट्रीज ने उस बात पे एग्री की सहमति जताई। एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे यहाँ पे, ड्राउट टूल बॉक्स पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, व्हाट डू यू रेफर बाय ड्राउट टूल बॉक्स, क्या से क्या समझते हैं आप? ये यहाँ पे इसका फंडा, इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। दिस इज दिस टूल बॉक्स इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ ड्राउट इनिशिएटिव थ्रू द क्लोज पार्टनरशिप अमंग यूएनसीसीडी, डब्ल्यूएमओ, एफएओ, जीडब्ल्यूपी और नेशनल ड्राउट मैनेजमेंट सेंटर एमडीएमसी और कुछ यूनिवर्सिटीज। तो यूएनसीसीडी इसका पार्टनर है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ उसका पार्टनर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ उसका पार्टनर है, और कुछ माइग्रेशन सेंटर, मिटिगेशन सेंटर और आपकी यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल, यूएनईपी का भी इसमें सहयोग है। तो इनकी क्लोज पार्टनरशिप के साथ में एक ब्रॉड टूल बॉक्स ये डेवलप किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव है बेसिकली। ये इनिशिएटिव क्या प्रोवाइड करेगा? दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स द स्टेक होल्डर्स विद इजी access to tools, case studies and other resources to support the design of national drought action या नेशनल ड्रॉट पॉलिसी प्लान। ये जो आपका टूल बॉक्स है, इसमें तमाम आपके केस स्टडीज, तमाम टेक्निकल नो हाउ, अदर रिसोर्सेस, उनका इजी असेस
सब जो पार्टनर्स हैं उनके लिए रहेगा, ताकि वो अपने देश में अपने अपनी जगहों पे नेशनल ड्रॉट पॉलिसी प्लान को बना सकें, उसको डिजाइन कर सकें। तो टूल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू ऑल दीज फीचर्स। दिस टूल बॉक्स इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज बैंक। ये एक नॉलेज बैंक की तरह है आपका, जिसमें कि हम देखेंगे जो टूल्स की बात की जा रही है वहां पे नॉलेज बैंक से उसका मतलब है विच स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर ड्रॉट इफेक्टिवली। इस टूल बॉक्स की मदद से जो केस स्टडीज रहेगा, टेक्निकल नो हाउ रहेगा, वो देशों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ड्रॉट को एंटिसिपेट करना, और उसके बाद उसके लिए प्रॉपर इफेक्टिव मेजर बनाकर प्रिपरेशन को इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूट करना। मिटिगेशन प्लान्स और उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया सके, इसके बारे में भी इस टूल बॉक्स में बात की गई है। उसके अलावा लैंड मैनेजमेंट टूल्स जो है उसके मतलब उनके उससे संबंधित केस स्टडीज, उससे संबंधित टेक्निकल नो हाउ, वो भी इस पर्टिकुलर जो टूल बॉक्स में इसका इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है। तो ये ड्रॉट टूल बॉक्स ये भी डेली डिक्लेरेशन में लॉन्च किया गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि ड्रॉट टूल बॉक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूएनसीसीडी का 14th सीओपी डेली डिक्लेरेशन के तहत कवर किया गया है। एक और आपका पॉइंट नेक्स्ट, ये एक नेक्स्ट हमारा करंट का इशू जिस पे बात करते हैं, टू फॉरेस्ट प्लस टू क्या है? फॉरेस्ट प्लस टू बेसिकली यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों ने मिलकर यूएसएआईडी और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट से MOEFCC, इन दोनों ने मिलकर एक आपका ऑफिशियली लेवल पे एक प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है फॉरेस्ट प्लस टू। तो फॉरेस्ट प्लस टू एक 5 ईयर, इट इज अ 5 ईयर प्रोग्राम, 5 साल का प्रोग्राम है, पंचवर्षीय योजनाओं की तरह 5 साल का प्रोग्राम है, डेट फोकसेज ऑन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसका फोकस है टूल्स और टेक्निक्स को डेवलप करना जिससे आपका इकोसिस्टम प्रॉपरली मैनेज हो सके, साथ में इकोसिस्टम जो है उसकी सर्विसेज को हार्नेस कर सके फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में। तो 5 साल का आपका टोटल प्रोग्राम है जो फोकस करता है इस तरह के टूल्स को डेवलप करना, इस तरह के स्किल्स टेक्निक्स को डेवलप करना जिससे इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सके, साथ में इकोसिस्टम सर्विसेज वो प्रॉपर वे में इफेक्टिव मैनर में हार्नेस की जा सके फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए इकोसिस्टम को आपको प्रॉपर हार्नेस करना है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट को प्रॉपरली आपको उसको इस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है कि वो इफेक्टिव वे में चलता रहे। तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट की बात है, इकोसिस्टम सर्विसेज के हार्नेस करने की बात है, ओवरऑल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट की बात है, इसी इसका नाम है फॉरेस्ट प्लस टू। दूसरी बात, ये दिसंबर 2018 में इनिशिएट किया गया था, इससे पहले फॉरेस्ट प्लस वन आ चुका है जो कि 5 साल उसने 17 में कंप्लीट किया। तो फॉरेस्ट प्लस वन जो 17 में कंप्लीट करता है उसी का अगला वर्जन फॉरेस्ट प्लस 2.0 ये आया आपका। इसमें फोकस किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग पे, जो इंडिया को मदद करता है पार्टिसिपेट इन रेड प्लस। इसमें फोकस किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग पे विच हेल्प इंडिया टू पार्टिसिपेट इन रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रेड प्लस रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, उसमें इंडिया को ये कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करता है, इंडिया इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। Under Forest Plus, field test, innovative tools and approaches for Indian forest management were developed। जो फॉरेस्ट प्लस जो पहला प्रोग्राम इसका फर्स्ट वर्जन आया था वहां पे तमाम फील्ड टेस्ट किए गए, इनोवेटिव टेक्निक्स को डेवलप किया गया, इस तरह की अप्रोच लगाई गई जिससे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली सस्टेनेबल वे में किया जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका नेक्स्ट वर्जन फॉरेस्ट प्लस टू आया है। लाइक प्रमोशन ऑफ बायो ब्रिटिगेट्स सिक्किम के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम रामपुर में, सोलर हीटिंग सिस्टम भारत के अंदर, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल इन होशंगाबाद भोपाल, भोपाल के होशंगाबाद में, जो भोपाल के बाद जिला आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल का डेवलपमेंट जो किया गया उसी तरह से सोलर हीटिंग सिस्टम रामपुर में किया गया। ये सब चीजें की गई थी फॉरेस्ट प्लस वन में, उसी की कड़ी में फॉरेस्ट प्लस टू है जहां पे आप फॉरेस्ट के लैंडस्केप की प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट की, इकोसिस्टम मैनेजमेंट की और इकोसिस्टम सर्विसेज को हार्नेस करने की बात करते हैं। टोटल 5 साल का
प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन एक तो सीधा-सीधा ये बनता है कि फॉरेस्ट प्लस 2 का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कौन है? भारत उसका मेंबर है। और भारत के साथ में किसने कोलैबोरेट करके किया है? यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी। तो फॉरेस्ट प्लस 2 के 3 फोकल पॉइंट है, 3 इनके फोकस्ड एरिया है। पहली बात, इस तरह के टूल्स, स्किल्स को डेवलप करना फॉर मैनेजिंग फॉरेस्ट, फॉर मल्टीपल सर्विसेज। फॉरेस्ट से हमें मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। तो आप जो फॉरेस्ट है उनको इस तरह से मैनेज करेंगे, उस तरह की टूल्स, उस तरह की टेक्निक्स को डेवलप करना, नंबर 1। नंबर 2, इंसेंटिव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना, ताकि फाइनेंस से संबंधित कोई दिक्कत ना रहे। For example, a payment mechanism where a municipality or industry would pay upstream forest communities to use water flowing down because of improved forest management. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, एक पेमेंट का मैकेनिज्म, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना है जो फाइनेंस से डील करते हैं, जहां पे म्यूनिसिपैलिटी और इंडस्ट्री, वो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं उनको पे करेगी। उनको पे क्यों करेगी? क्योंकि वो वाटर जो फ्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने इफेक्टिव, यदि फॉरेस्ट कम्युनिटी ने वहां पे कम्युनिटी बेसिस पे उस फॉरेस्ट पर्टिकुलर जो लैंडस्केप मैनेजमेंट है उसका इंप्रूवमेंट किया, उसके इंप्रूवमेंट से क्या होगा? जो अपस्ट्रीम, जो आपका डाउन स्ट्रीम लेवल पे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें बहुत असर पड़ेगा। तो यहाँ पे उस चूंकि कम्युनिटी ने फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो वाटर आपका डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है उसको इफेक्टिवली यूज कर सकता है म्यूनिसिपालिटी और इंडस्ट्रियल जोन। तो वो लोग वो पे करेंगे उन सर्विसेज के लिए जो इस फॉरेस्ट कम्युनिटी ने प्रोवाइड करी है। तो ये एक इंसेंटिव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है कि आप अगर फॉरेस्ट कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में हमारा सहयोग देंगे, तो उसके बदले में, उसके एवज में हम आपको मतलब पे करेंगे। एक पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। तो इसमें विन विन सिचुएशन टाइप का एक मॉडल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, अनलॉकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद कंजर्वेशन। एक इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पर ये भी है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल, जो कम्युनिटी, जो पीपल आपके फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो ऐसे उनके लिए फॉरेस्ट से संबंधित इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना। पर इस बात का ध्यान रखना कि वो अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो लेकिन कंजर्वेशन आपका साथ में रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेटिंग अप कंजर्वेशन एंटरप्राइजेस, मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि बेहतरीन एग्जांपल, कैसे आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हैं फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल, बाय सेटिंग अप कंजर्वेशन एंटरप्राइजेस। एक एंटरप्राइज जो कि कंजर्वेशन के एरिया में काम करती है, उसमें इन लोगों को आप भागीदार बनाइए। एक आप इन्वेस्टमेंट मॉडल को बनाइए जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर वहां पे मोबिलाइज करे उस कंजर्वेशन एंटरप्राइजेस को स्टेब्लिश होने में। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिपेंडेंट पीपल है, जो फॉरेस्ट पे जिनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, जीवन यापन करता है, उनको उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना है, लेकिन इस तरह से अनलॉक करना है कि कंजर्वेशन सस्टेनेबल वे में हो सके। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेशन एंटरप्राइजेस। तो 3 इंपॉर्टेंट बात होती है। पहली बात, इस तरह के टूल डेवलप करना जिससे आपका फॉरेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज हो सके, मल्टीपल सर्विसेज हमें मिल सके जो मिल रही हैं। दूसरी बात, आप एक इंसेंटिव बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करेंगे जिसमें कि म्यूनिसिपालिटी और इंडस्ट्री जो है वो पे करेगी फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, जो उन्होंने सहयोग दिया फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम लेवल पे जो वाटर की मिल रहा है, जिसका यूज इंडस्ट्री और म्यूनिसिपालिटी कर पाए। थर्ड, ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को आपको अनलॉक करना है जो खास तौर पे फॉरेस्ट डिपेंडेंट सोसाइटी पीपल के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। जैसे कि आपने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उस मॉडल के अंदर कंजर्वेशन एंटरप्राइज का क्रिएशन किया, जो काम करते कंजर्वेशन के एरिया में, उसमें इन लोगों की भागीदारी आपने सुनिश्चित की जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट है। आपने मोबिलाइज किया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट पार्टीज इस चीज को साकार होने में। एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल्स, सीएमएस कंजर्वेशन कन्वेंशन है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, सीएमएस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, बोन जर्मनी में स्थान है, इसको वो भी कहा जाता है। ये भी बहुत सुर्खियों में रहा, भारत के रेफरेंस करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th सीओपी, जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी, जो स्पीसीज की बात की जा रही है, वाइल्ड एनिमल की बात की जाती है, तमाम स्पीसीज की बात की जाती है, तो वहां पे जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज हैं वो, उसका जो आयोजन आपका किया गया है गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पे बेटर वर्ड रहेगा, आप इसको यहाँ पे स्पीसीज लिखिए, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी
स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, बर्ड्स के लिए खासतौर पर यूज किया जाता है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये सीएमएस का 13th कॉन्फ्रेंस जो है गांधीनगर गुजरात में, भारत में गांधीनगर में इसका इंडिया ने इसको होस्ट किया। और इसके साथ में 2020 में हुआ, 3 साल तक 2021 से 23 30 साल तक 2023 तक भारत को प्रेसिडेंट बना दिया गया है नेक्स्ट 3 इयर्स इस कन्वेंशन के लिए। सीएमएस COP13 जो कि आपका लार्जेस्ट एवर, ये जो आपका कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। ये कन्वेंशन जो है माइग्रेटरी स्पीसीज से डील करता है, और इस कन्वेंशन में डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो आपकी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिसीजन लेते हैं इस कन्वेंशन से जुड़ी हुई बातों को लेके। तो CMS COP13 was the first of a series of international nature related meetings in 2020। 2020 में जैसे डिसाइड किया गया था पहले इस CMS के तहत कि हम इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स करेंगे जहां पे नेचर रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, वो सीरीज ऑफ इंटरनेशनल नेचर रिलेटेड मीटिंग, उसकी कड़ी में पहली आपकी मीटिंग ये होती है गांधीनगर गुजरात में। और इसी जो सीरीज चलेगी आपकी, उसमें टारगेट रखा गया था कि हम यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, यूएन का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि क्यूमिंग चाइना में अक्टूबर में प्लान्ड है, क्यूमिंग चाइना में अक्टूबर में प्लान्ड है। तो ये सीरीज स्टार्ट होके और फाइनली कल्मिनेट होगी इस यूएन डाइवर्सिटी ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन इन क्यूमिंग चाइना, जो कि अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। तो ये आपका, ये जो बेसिकली ये सीरीज चलाई गई है इस CMS के तहत, इसमें पर्पस है एक न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को क्रिएट करना। 2020 के बाद में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करना, उस फ्रेमवर्क को, रोड मैप को क्रिएट करना, ये इन मीटिंग्स का सार है। तो CMS COP13 गांधीनगर गुजरात में होती है, नंबर 1। और भारत 3 साल तक प्रेसिडेंट है। ये पहली ऐसा सीरीज है जो कि इंटरनेशनल नेचर रिलेटेड मीटिंग 2020 में आयोजित उसकी कड़ी में, और चाइना में क्यूमिंग में अक्टूबर में ये फाइनली आपका कल्मिनेट किया जाएगा। मेजर टेकअवेज, कुछ मेजर बातें। पहली बात, CMS COP13 जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज का ये माइग्रेटरी स्पीसीज का कन्वेंशन है, इसमें इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, थीम माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। थीम क्या है, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो 4 ऑप्शन देगा, थीम अगर याद है तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका लोगो क्या है, इसका लोगो है कोलम। कोलम क्या है, एक ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम सदर्न इंडिया विच कैन बी यूज टू डिपिक्ट की माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया। इसका लोगो कोलम है। कोलम क्या है, एक ट्रेडिशनल आर्ट है सदर्न इंडिया की, जिसका यूज करा जाता है माइग्रेटरी स्पीसीज को डिपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और अभी भी किया जाता है कुछ जगहों पे, खासतौर पे सदर्न इंडिया में। कोलम इसका लोगो है, इसको याद रखना है आपको, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट, लोगो कोलम। थर्ड, इसका मैस्कॉट क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी, स्टेट जो हमारा जो स्टेट बर्ड है वो इसका मैस्कॉट है। चौथी बात, ये पहली बार ऐसा CMS COP हुआ है विच इज टू बी इनॉग्रेटेड बाय होस्ट कंट्री हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये पहली बार ऐसा मौका था जिस कन्वेंशन में जिसका इनॉग्रेशन किसी होस्ट कंट्री, जब भारत का होस्ट कर रहा है तो उसके हेड हैं, उन्होंने इस कन्वेंशन को बेसिकली आपका इनॉग्रेट किया। तो ये 4 बातें आप यहाँ पे याद रखिए। कुछ मेजर टेकअवेज, चूंकि गांधीनगर में होती है, इसको गांधीनगर डिक्लेरेशन के नाम से भी आता है। इट कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। क्योंकि ये माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन है, तो ये जो बात करता है गांधीनगर डिक्लेरेशन, ये इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की बात करता है, जिसको प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात, 2020 के बाद जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात जो पहले की गई, उसी कड़ी में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को यहाँ पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। साथ में इट विच एक्सपेक्टेड टू बी अडॉप्टेड एट द UN, मैंने आपको बता दिया अक्टूबर क्यूमिंग चाइना में, जो कि शेड्यूल्ड है आपका बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, उसी कड़ी में पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को एम्फेसाइज किया गया है इस डिक्लेरेशन में। कुछ न्यू स्पीसीज को लेके डिसीजंस आए हैं। तकरीबन 10 न्यू स्पीसीज वर एडेड टू CMS का जो एनेक्सर अपेंडिक्स है
उसमें तकरीबन 10 स्पीसीज को ऐड ऑन किया गया है। 7 स्पीसीज तो अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 जो जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, 7 स्पीसीज को तो आपके अपेंडिक्स 1 में किया गया है, जैसे कि एशियन एलिफेंट, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन, अल्बाट्रॉस, ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क, ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क। तो ये आपके 7 स्पीसीज जिनको अपेंडिक्स 1 जो कि स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीएमएस के तहत, इनको ऐड किया गया। उसके अलावा यूरिल, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टॉप शार्क को अपेंडिक्स 2 में, 3 स्पीसीज को अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया, विच कवर्स माइग्रेटरी स्पीसीज दैट हैव एन अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस। यहाँ पे अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को कवर किया था, माइग्रेटरी स्पीसीज को कवर किया था जिनका अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस है, एंड इट वुड बेनिफिट फ्रॉम एनहांस इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कंजर्वेशन एक्शन। क्योंकि ये स्पीसी अपेंडिक्स 2 में अभी हाल फिलहाल अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस इनका है, तो इनको इसमें ऐड करने से आप फ्यूचर में बेनिफिट दे सकते हैं फॉर विथ रेस्पेक्ट टू एनहांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। तो टोटल 10 स्पीसीज को ऐड किया गया, 7 को अपेंडिक्स 1 में जो प्रोवाइड करता है स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, और 3 को अपेंडिक्स 2 में जो डील करता है अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दी स्पीसीज से। तो ये याद रखना है गांधीनगर डिक्लेरेशन, जिसका मेन फोकस है, कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। उसके अलावा एक सीएमएस एम्बेसडर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। 3 सीएमएस कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, 3 एम्बेसडर्स हैं फॉर टेरेस्ट्रियल, एक टेरेस्ट्रियल के लिए, एक एम्बेसडर एवियन, एक एक्वेटिक स्पीसीज, एक टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए, एक एवियन स्पीसीज के लिए, एक एक्वेटिक स्पीसीज के लिए, were named to help raise awareness among the important work CMS। तीन मतलब एक बेसिकली एम्बेसडर को अपन लाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो पर्पस होता है प्रमोशनल करना, एक अपील लाना कंजर्वेशन के लिए। तो तीनों लेवल पे, टेरेस्ट्रियल लेवल पे, एवियन पे, एक्वाटिक, तीनों पे सेपरेटली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। उसके अलावा 7 माइग्रेटरी चैंपियंस, 7 माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन को रिकॉग्निशन दिया गया। 7 जिन्होंने इसमें काम किया है, इस ऐसे देश जिन्होंने माइग्रेटरी स्पीसीज के क्षेत्र में काम किया है, ऐसे देशों को 7 को चैंपियन रिकॉग्निशन दिया गया है। पहला आपका जर्मनी है, भारत भी उसमें शामिल है, इटली, मोनाको, नॉर्वे, यूरोपियन कमीशन एंड द एनवायरनमेंट एजेंसी, जिनको एक्नॉलेज किया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जनरस कंट्रीब्यूशन के लिए सीएमएस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग। तो 7 टोटल आपके देश जिनको स्टेटस मिलता है, रिकग्निशन मिलता है माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन का, भारत भी उसमें से एक शामिल है। उसके अलावा स्टेट ऑफ, चूंकि ये डिक्लेरेशन गांधीनगर गुजरात में होता है, तो इसी में देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज होती है 13th सीओपी कन्वेंशन के तहत। और उस रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट के अंदर 101 स्पीसीज जो बर्ड स्पीसीज है उनको हाई कंजर्वेशन कंसर्न स्टेटस दिया गया है, जैसे कि रैप्टर्स, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स, हैबिटेट स्पेशलिस्ट लाइक इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर की बात हो, शोर बर्ड्स की बात हो, रैप्टर्स की बात हो, इनको हाई कंजर्वेशन कंसर्न का स्टेटस 101 स्पीसीज को प्रोवाइड किया गया इस 13th सीओपी के तहत। तो रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हमने मेजर बात करी, एक तो सीएमएस सीओपी 13 पे, एक बात करी 10 साइट रामसर की जो ऐड हुई है उस पे, एक हमने बात करी आपकी यहाँ पे फॉरेस्ट+2 प्रोग्राम पे, फॉरेस्ट+2 प्रोग्राम क्या है, इसके फोकल पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में बात करी। एक हमने बात करी आपका जो दिल्ली डिक्लेरेशन यूएनसीसीडी का, जो डेजर्टिफिकेशन पे यूनाइटेड नेशन का जो आपका कन्वेंशन है, उसका 14th सीओपी, चूंकि भारत में उसका इंडिया ने उसको होस्ट किया था, तो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या गोल्स हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि ड्रॉट टूल बॉक्स की बात की अपन ने यहाँ बात करी इसमें आपके पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव की, यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करी। तो ये तमाम बातें की गई हैं दिल्ली डिक्लेरेशन में, इसके मेजर की टेक अवे हैं। तो 14 सीओपी, उसके अलावा हमने 10 सेंचुरी के बारे में बात करी, सेंचुरीज भी हैं आपके वेटलैंड एरिया के अंदर आ रही है। तो ये जो एरियाज हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सी सेंचुरी है, कौन सा वेटलैंड आपका 10 में ऐड किया गया है, और वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड जो वहाँ पाए जाते हैं।
ये टोटल आपका करंट अफेयर के 3-4 ब बातों पे बात है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से सवाल इस करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं उन बातों बात करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनने की पूरी गुंजाइश रहेगी। आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड, ये लेक्चर जो है आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कोड NAV10 यूज़ करने से आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।